आज की क्लास को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, हम पहुंच गए यहां पर। पीडीएफ देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है और आपने इसको डाउनलोड भी किया हुआ है। 21 मार्च की स्थिति, पोजीशन ऑन द 21 ऑफ मार्च, ये सारा मैटर हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। 21 जून का भी कंप्लीट कर लिया था हमने, और 23 सितंबर ये भी डेटा आपने पढ़ लिया था, 22 दिसंबर की पोजीशन भी। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा मैटर यहां पर है जो आपको समझना है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं, पहले थोड़ा सा डिस्कशन आप सभी इस बात पे करिएगा, फिर यहां थ्योरी में आपको मिल जाएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए देखिए, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, दीज आर इमेजिनरी लाइन, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक क्यों? क्योंकि केवल कल्पना की गई है, ऐसी पृथ्वी पर कोई लाइंस नहीं है। अगर ये पृथ्वी है, क्योंकि इसका ओबलेट शेप है। ओबलेट का मतलब क्या है? पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। अब यहां ये पृथ्वी का एक लाइन बनाई, जिस लाइन का नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। भूमि को मध्य से डिवाइड करने वाली रेखा, भूमध्य रेखा। इसी को आप बोलते हो इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हो इसको आप? इक्वेटर लाइन। ठीक है, हाँ, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। मेरी तरफ से यहां पर नेट बहुत अच्छा है, यहां पर अब कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, कभी कभी समस्या आ जाती है तो मैं बता दूंगा। भूमध्य रेखा, इक्वेटर। जो ये इक्वेटर होता है, पृथ्वी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, तभी तो इसका नाम इक्वेटर है। जो ऊपर वाला पार्ट बचता है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे इसका नाम है सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर का नाम क्या है? उत्तरी गोलार्ध। ध्यान देते चलिएगा, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला है इसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। कभी कभी परीक्षा में एक सवाल आता है, देखिए, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं उसको समझते हुए चलिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। सदर्न हेमिस्फीयर का ही दूसरा नाम है वाटर हेमिस्फीयर। वाटर हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? जलीय गोलार्ध। इसी को आप जलीय गोलार्ध बोलते हैं, जलीय गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी कहां पर पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में, वाटर हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। जो ऊपर वाला गोलार्ध है, गोले का आधा हिस्सा, मेरे यहां भी अभी तक इसी का नाम है लैंड हेमिस्फीयर। लैंड हेमिस्फीयर का मतलब है स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय गोलार्ध। बस अभी थोड़े फैक्ट्स बताऊंगा, फिर मैं मैपिंग पे चलूंगा। ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग होगी ये, ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग, हर चीज का मैप। बस आपसे गुजारिश है कि आप अपने पास एक मैप रखें। अब आप कहोगे सर मैप कहां से लाएं? सवाल है मैप कहां से लाएं? वैसे तो मेरे नोट्स में सभी में मैप है, लेकिन कभी कभी क्या है, बड़े मैप को जब छोटे में पहुंचाते हैं वो दिखता नहीं है भैया, वो दिखता नहीं है। तो मैं आपको एक मैप बता रहा हूं जिसको आपको हर व्यक्ति को खरीदना है। देखो, इसका नाम है स्टूडेंट एटलस, और मैं आगे ले जाता हूं कैमरे के। स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड का है ये, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। मेरे पास दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड का है। अच्छा, अब सवाल है किनको खरीदना है? अब सवाल है कौन खरीदे? LH लैंड हेमिस्फीयर है, आयुष, लैंड हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर और लैंड हेमिस्फीयर। अब ये मैप किन लोगों के लिए बेनिफिट है? जो CDS, जो NDA, जो RO, ARO, PCS, IAS या OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, लोअर PCS, जो भी स्टूडेंट इन परीक्षाओं को दे, उन स्टूडेंट्स के लिए मैप होना आवश्यक है। ये किताब है ये, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मुझे सबसे अच्छे सोर्स मिलते हैं मैं उनको आपको बता देता हूं। आप रटने से पहले चीजों को देखो, और हमारा माइंड जो है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैपिंग पे ज्यादा काम करता है। इमेज उसको दिमाग में आ जाती है। इमेज, अगर मैं कोई लोकेशन आपको बताऊं तो आपके दिमाग में इमेज सेट हो जाएगी, अच्छा वहां पर है, और वही मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर। तो मैप रखोगे तो मुझे यहां समझाना अच्छा लगेगा, और मैं ज्योग्राफी को 1-1.5 महीना लगातार लेके चलता रहूंगा, जिससे कि जिंदगी में जब भी आप ज्योग्राफी के नाम से डरो तो डर गायब हो जाए आपका। हम ऐसे लेके चलेंगे। SSC और इनमें तो पढ़ना ही पढ़ना है,
ये तो सब जगह पढ़ना ही है, ये तो बड़े एग्जाम मैंने इस वजह से लिए कि जिससे कि आपको मालूम हो एसएससी एक्चुअल क्या है, मिनी आईएएस है। एसएससी अगर आपसे कोई सवाल पूछता है सर एसएससी की जॉब क्या है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए एसएससी को मिनी आईएएस कहते हैं। मिनी आईएएस का मतलब क्या है, अगर एक आईएएस ऑफिसर किसी एक पोस्ट से स्टार्ट करता है तो एसएससी का ऑफिसर लास्ट में रिटायरमेंट टाइम तक उसकी पोस्ट तक पहुंचता है जहां से वो स्टार्ट करता है। एसएससी में जितनी भी जॉब होती है अंडर आईएएस होती है, अंडर आईएएस होती है, सिविल सर्विस जितनी भी होती है आईएएस ऑफिसर के असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं एसएससी के ऑफिसर। इसी वजह से एसएससी की जॉब को मिनी आईएएस कहा जाता है, छोटा आईएएस। ठीक, तो ये तो जरूर है। और लास्ट में आपको रुकना नहीं है, बहुत आगे जाना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। एक का नाम नदर्न हेमिस्फीयर, उसी को हम लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं। लैंड हेमिस्फीयर का मतलब यहां जमीन ज्यादा है, और जमीन ज्यादा का मतलब यहां पर आपके मन में एक सवाल उठ गया होगा, अगर जहां जमीन ज्यादा होती है वहां लोग ज्यादा होते हैं, इसका मतलब यहां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है। उत्तरी गोलार्ध में दुनिया की सर्वाधिक आबादी है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है पृथ्वी के किस भाग पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो जहां जमीन ज्यादा होगी वहीं जनसंख्या निवास करेगी, और जहां जमीन ज्यादा होगी वहीं खेती ज्यादा होगी, जहां जमीन ज्यादा होगी वहीं क्या होंगे, वहीं बायोस्फीयर पार्क, बायोडायवर्सिटी अधिक होगी। ये मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। क्लियर है? चलिए, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो उसके बाद आप नीचे देखिएगा, समुद्र सबसे ज्यादा कहां पर है, वाटर हेमिस्फीयर, सबसे ज्यादा पानी नीचे है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, एक का नाम उत्तरी गोलार्ध, एक का नाम दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा मैटर क्या है कि ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। अब अगर हम पृथ्वी को जिस तरीके से ये है, अगर पृथ्वी को सर हम ऐसे डिवाइड करें, ऐसे, अब क्या होगा, मैंने कहा बिल्कुल, देखो इस वाले को तो आपने ईस्ट और वेस्ट में किया था, पूरा पश्चिम। सर इसको क्या है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। मतलब एक लाइन ऊपर से नीचे खींच दी, एक लाइन ऊपर से नीचे खींच दी। जब उसको आपने ड्रॉ किया तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको क्या कहोगे, देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, जो पृथ्वी को बीचों बीच से ऐसे काटती है। भैया ये ज्योग्राफी तो सब जगह है, सभी जगह है, ये तो पढ़ना है आपको, है ना। मैप भी पढ़ना है, मैप तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई। आप देखो एक परीक्षा में जहां 5 से 6 सवाल मैप से आ जाएं, 5 से 6 सवाल मैप से अगर बन रहे हैं तो मैप का बड़ा रोल होता है। पढ़िएगा मन से। पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंटेंट बताऊंगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी पे जाऊंगा। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी देन इंडियन ज्योग्राफी, सही है। पहले इसको मैटर समझ लीजिएगा। मैंने सबसे पहले आपको ऊपर सिलेबस कराया था, एक बार वापस में सिलेबस को दृष्टिगोचर करा रहा हूं। दृष्टिगोचर का मतलब आपकी दृष्टि के सामने उसको चला रहा हूं, ठीक है। सिलेबस वापस देखिएगा, सिलेबस समझ लीजिएगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सामान्य भूगोल, इसको बोलते हैं जनरल ज्योग्राफी। सामान्य भूगोल का मतलब समझ गए, जनरल ज्योग्राफी, ये जनरल ज्योग्राफी है। इसके बाद हमारी सेकंड हेडिंग होगी पृथ्वी, अर्थ के बारे में। उसके बाद पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। अब समझिए कितनी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं। यहां हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी का जो 4th हेडिंग है, फिजिकल ज्योग्राफी का 4th हेडिंग देखो, बायोस्फीयर, जैवमंडल, और जैवमंडल पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में। आपने देखा होगा जैवमंडल का मतलब सारे बायोडायवर्सिटी, नेशनल पार्क, ये सब कुछ आ रहा है। रोहित जी धन्यवाद। अब लगातार आप क्लास लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारा कंटेंट है। फिर इसके बाद सामाजिक, सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रजाति, जनजाति, जनसंख्या, रेस, ट्राइब्स एंड पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट जो होगा आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, वन, फॉरेस्ट, घास, ग्रासलैंड, खनिज संसाधन, मिनरल्स, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, उद्योग एंड परिवहन, ट्रांसपोर्ट। इसके बाद कॉन्टिनेंट, ये सारे कॉन्टिनेंट्स मुझे आपको बताने होंगे, सारे कॉन्टिनेंट समझ गए होंगे। एक परीक्षा में, सीपीओ में, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में एक सवाल पूछा गया, भविष्य का महाद्वीप किसको कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप, फ्यूचर कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है।
अब भविष्य का महाद्वीप ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था जी, कौन सा है मुझे बताएं स्टूडेंट। अभी सीपीओ का मैं देख रहा था, एक पेपर में एनालिसिस किया मैंने उसको, क्वेश्चन पूछा गया भविष्य का महाद्वीप किसको कहा जाता है, फ्यूचर कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है, बताएं किसको कहा जाता है भविष्य का महाद्वीप, यह सवाल पूछा गया। तो मैं आपको बता देता हूं, भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक, तो ये महाद्वीप भी हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे, सब कुछ आपके माइंड में। भारत का फिर लास्ट में आएंगे, भारत का भूगोल, फिर ये भारत के भूगोल में ये सारी हेडिंग पढ़ेंगे। अब पता है कभी कभी ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना जरूरी बन जाता है, मैं एक चीज और बताऊंगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ध्यान देना, और हिस्ट्री में एक लोकेशन आई मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी, तो मैप में दिमाग में चलेगा मैं बच्चों हड़प्पा, तो आज के पाकिस्तान में ये लोकेशन थी हड़प्पा की, सिंधु नदी यहां से बह रही है, रावी नदी इधर को बह रही है, अच्छा इसके किनारे पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो दिमाग में तुरंत कनेक्टिविटी बनेगी, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक, ये सारा मैटर हम इस वजह से पढ़ेंगे। अगर आप संविधान पढ़ रहे हो तो संविधान में मैं आपको यह बताऊंगा कि संविधान में किन किन राज्यों से क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या हुआ, तो आपके पास मैप दिमाग में चलता रहना चाहिए। ठीक, उससे आपको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। ठीक है भैया, चलिएगा आज की हेडिंग को अब आगे कंटिन्यू करें। मैंने ये लास्ट में सब कुछ बता दिया था आपको। पृथ्वी की आकृति ओबलेट है, देखो जहां जहां परीक्षा में आए हैं आपके लिए लिखा भी गया है। अब इसके लिए मेहनत हुई है भैया बहुत ज्यादा, मुझे डेली आप ये मेहनत करनी पड़ती है। हिंदी देखो एक लैंग्वेज में तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन स्टूडेंट दोनों लैंग्वेज वाले हैं, तो अब मैंने क्या किया, इसको यहां पर इस तरीके से बना दिया, तो आपको समस्या नहीं आएगी, है ना। आपके लिए ये पूरी लाइफ के लिए नोट्स आपके पास हो जाएंगे। आप कामयाब हो जाओगे जब, तो बच्चों को दे देना, अमेंडमेंट वो करते रहेंगे, छोटे भाई बहनों को दे देना, तो आपको लाभ मिलता रहेगा। ठीक, अब घूर्णन की गति, ये सारा कुछ घूर्णन की गति को किस पे मापते हैं, टैकोमीटर, पृथ्वी घूमती है, टैकोमीटर। ठीक है, घूर्णन के परिणाम, रोटेशन रिजल्ट, ये भी आप लोगों ने समझा होगा क्या क्या होता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। पृथ्वी की गति, ये भी हमने पढ़ लिया था। परिक्रमण अवधि कितने दिनों में होती है, ये भी आपने सब कुछ कर लिया था। यहां पर परिक्रमण के ये ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे ऐसे बनते हैं, क्या बनते हैं बताइए। ऋतुओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन्स, कौन से मौसम के कारण होता है, कौन सी गति के कारण होता है, तो आप बताएंगे कि सर रिवोल्यूशन, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण सीजनल चेंज होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, इसको पढ़ो बस आप ईमानदारी से। दिन रात बराबर क्यों नहीं होते, कैसे होते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया, सही है। अब सवाल आया अक्षांश और देशांतर, अब चलूं आगे, चलो मैं आगे चलता हूं। ठीक, मुझे आपको एक्चुअल याद दिलाना पड़ता है, और आप वो योद्धा हो, वो हनुमान जी हो जो अपने बल को भूल जाते हो, और आपके बल को मुझे याद बार बार दिलाना पड़ेगा। ठीक, अक्षांश और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, अब समझिएगा। तो मैंने क्या कहा, पृथ्वी को, बिल्कुल रोहित जी, मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे योद्धा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाएं और हिंदुस्तान के अंदर अपना योगदान दें, और योगदान तभी दे पाएंगे जब एक अच्छे पद पर आप पहुंचेंगे। एक बड़ी सफलता के लिए पहले एक कदम उठाना पड़ता है, और वो कदम आप उठा चुके हो, सभी व्यक्ति कदम उठा चुके हो। एक सिंगल स्टेप से ही बड़े स्टेप को पार किया जाता है, बड़ी मंजिल को पार किया जाता है। पहला स्टेप उठाओ तो, पहला स्टेप चलो तो, एक पग उठाओगे तो जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। जब हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो पहले तो भैया नाम समझ लो, यहां इसका नाम है नॉर्थ पोल, इसका नाम है साउथ पोल, ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इसका नाम है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसका नाम है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसका नाम क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। सवाल पूछा जाता है, देखो सवाल कितना आसान पूछा गया, कौन सी लाइन पृथ्वी पर, पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, तो भूमध्य कहना, इक्वेटर नाम है क्योंकि उसका। कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है, तो आप क्या कहेंगे, इस लाइन का नाम जानते हो, क्या नाम है, इस लाइन का नाम है जीएमटी, इस लाइन का नाम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का नाम है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। कहने का मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर हो गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा।
इसी को आप जीएमटी बोलते हो। इसी का तीसरा नाम क्या है? इंटरनेशनल टाइमलाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, ये सीटेट यूपीटेट में बहुत सवाल बने हैं यहां से। इंटरनेशनल टाइमलाइन, यहीं पर इंटरनेशनल टाइमलाइन, इसी का और दूसरा नाम क्या? प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन लिखते रहना, प्राइम मेरिडियन लाइन, मध्याह्न रेखा बोलते हैं इसको, मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा। ठीक है, मैं वापस इसको यहां पर बना देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। ये पृथ्वी थी, ये इस तरीका था। इस लाइन का नाम मैंने पहले नाम क्या लिखाया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या लिखा है? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी का नेक्स्ट नाम क्या लिखा है? इंटरनेशनल टाइमलाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। मैप में सब दिखाऊंगा, बुनियाद समझ लो पहले, बेसिक बेसिक चीजें। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसी का नेक्स्ट नाम क्या है? मेरिडियन लाइन, मेरिडियन लाइन, मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा। सारे नाम याद क्लियर हो गए। जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कहां से गुजरती है? लंदन से। जो कहां से? लंदन। लंदन कहां पर है? इंग्लैंड की कैपिटल है, इंग्लैंड की कैपिटल है। इसके सारे नाम हुए। इसको मैंने क्या बताया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसका नाम बताया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब क्या हुआ? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है? इस लाइन को ध्यान देना, जो कंट्री यहां होंगे इस लाइन से इधर, और जो कंट्री यहां होंगे इधर जो होगा और इधर जो होगा, ठीक, इधर होता है पीएम और इधर होता है एएम। और ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं 12 नून, दोपहर के 12 बजना, दोपहर के 12 बजना। तो 12 बजे से इधर चलोगे तो ये पीएम कहलाता है, और 12 बजे से इधर चलते हो तो एएम कहलाता है। एएम का मतलब क्या है? एंटी मेरिडियन। एएम का फुल फॉर्म क्या है? एंटी मेरिडियन, मध्याह्न से पहले। मध्याह्न का मतलब समझ गए? दिन का मध्य, मध्याह्न से पहले। और पीएम का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट मेरिडियन, मध्याह्न के बाद। मध्याह्न के बाद भैया आईटीएल का मतलब समझ गए? इंटरनेशनल टाइमलाइन। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा अब समझिएगा जो मैटर है। यहां पर ऐसे था, ये क्या था? ये बीच वाली लाइन जो मैंने खींची है, इस लाइन का नाम क्या था? इसका नाम था भूमध्य रेखा। और जो भारत है, भारत कहीं यहां पर है। भारत कहां पर है? ये है भारत, ये भारत है, ध्यान देना, ये भारत है। अगर ये भारत है तो भारत ग्लोब पर किस पोजीशन पर है? तो भारत की ग्लोब में क्या पोजीशन है? ध्यान देना भाई, ये तो पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो भारत की ग्लोब पर पोजीशन क्या है? तो याद रखना, नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर बोलोगे। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर और पूर्वी बोलोगे, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मेरी बात क्लियर हुई? भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? तो आप क्या कहेंगे? नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड जरूर लगाना, मैं एंड पर फोकस कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट नहीं महिमा। ज्योति आपने सही कहा, नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा।
ईशा नॉर्थ ईस्ट नहीं बेटा, इसमें नॉर्थ एंड बोलोगे, एंड, ये एंड का बड़ा रोल है। ठीक, एक बार परीक्षा में 4 ऑप्शन थे ऐसे ही, तो आपको याद रखना नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर सही है। किसी एक स्टेट में, किसी एक कंट्री में, किसी एक कंट्री में किसी एक लोकेशन को नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो आप, लेकिन ग्लोब के रेफरेंस में आपको मालूम होना चाहिए केवल गोलार्ध कैसे हैं। देखो केवल गोलार्ध मैंने कैसे बताया मेरे भैया, या तो बताया है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, कहीं मैंने नॉर्थ ईस्ट नाम दिया नहीं, इसी वजह से ग्लोब पर जब क्या बोलोगे, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलोगे। भारत की स्थिति गोलार्ध ग्लोब पर कई बार पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको क्या जवाब देना है कि सर भारत नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित एक देश है। क्लियर हुई बात ये? वेल डन। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, बस यही तो समझनी है, फिर तो आप ऑटोमेटिक बेहतर बनते चले जाओगे। आपने देखा सर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा, सर इसी का नाम GMT कहा, आपने इसी को इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा, इसी का नाम मेरिडियन लाइन कहा। मैंने कहा बिल्कुल, अब सर हमें कुछ और भी बताओ। मैंने कहा समझ लीजिएगा। इतनी बात होने के बाद अब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं। अब अक्षांश रेखाएं अब आपको समझ में आएंगी। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, ध्यान देना, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कहा एक लाइन तो ये है, पहले मैं यही वाली समझाऊंगा, और एक लाइन मैंने ये बताई, जो पृथ्वी पर कैसे नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में खींची जाए। नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है, या तो ऊपर को और नीचे को, कहने का मतलब समझिएगा अब आप, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, समझो भाई। यहां से यहां तक ये 90 डिग्री, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री, और यहां से यहां तक 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। कितना हो गया टोटल 360 डिग्री। इसका मतलब पृथ्वी अपना एक घूर्णन, रोटेशन 360 डिग्री का करती है। मैंने कहा, आपने कहा ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई हो भैया तो अब और समझिएगा। मैंने कहा सारे एंगल, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, ज्यामिति पढ़ा है, एंगल कहां से मेजर होते हैं, सेंटर से। अगर पृथ्वी का केंद्र ये है तो मैंने कहा 1 डिग्री ये होगा, तो 1 डिग्री ये होगा, 1 डिग्री को मिला दी रेखा ऐसे, फिर 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री ऐसे होगा, 2 डिग्री ऐसे होगा। अगर मैं इनको मिला दूं तो दूसरी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाएंगी। अक्षांश रेखाएं कैसी खींची जाएंगी, इस तरीके से ड्रॉ होंगी। अक्षांश रेखाएं ऐसे होंगी, और आप अक्षांश रेखाओं को आप जान पा रहे हो, ये सभी अक्षांश रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं, पैरेलल हैं। ये सभी क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये सभी समानांतर हैं अक्षांश रेखाएं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, अक्षांश रेखाएं। सभी को अक्षांश रेखाएं पढ़नी है अब, अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन। तो मुझे एक बात बताओ, लैटिट्यूड बोलते हैं इनको, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी भैया, एक बात बताओ आप मुझे। इस लाइन से ऊपर 90 है, इस लाइन से नीचे 90 है, तो क्या करोगे, इस लाइन से ऊपर 90 है तो 90 है, इससे नीचे 90 है 90 है, और एक सर बीच में, एक बीच वाली, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 181। कितनी हो गई, 181। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन आर 181। टोटल नंबर ऑफ अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181। रीना बेटा नहीं, अभी इसको हम यहां पर 1r = 15 डिग्री नहीं लिखेंगे, है ना, वो मैटर बाद में आएगा, मैं तब समझाऊंगा। ठीक, आप समझो। अब यहां पर एक बात और समझनी है, इनमें कितनी पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन कितनी है, पैरेलल का मतलब समानांतर, समानांतर केवल 179 है। समानांतर कितनी है, 179। अब आप कहोगे क्यों, मुझे एक बात बताओ भाई, ये वाला और ये वाला, ये तो 2 पॉइंट बन गए, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये कोई लाइन थोड़ी बनी, ये तो पॉइंट बने। इसका मतलब पैरेलल लाइन कितनी है, 179। तो कुल
समानांतर अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179। कुल समानांतर अक्षांश रेखाएं, कुल समानांतर टोटल पैरेलल लैटिट्यूड लाइन, कितनी है? 179। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड लाइन कितनी है? 179। और टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी है? 181। ये दोनों बात क्लियर हो गई आपको? मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट? ठीक है, अब आगे मैटर समझिएगा कि आपने कहा ठीक है सर, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब एक बात और समझिए, यहां पर लैटिट्यूड लाइन डिफाइन ओनली प्लेस। अक्षांश रेखा केवल स्थान को बताती है, समय को नहीं। क्या लिखेंगे? लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन डिफाइन ओनली प्लेस। अक्षांश रेखा केवल स्थान को बताती है। अक्षांश रेखा केवल स्थान को बताती है। क्लियर हो गया? अक्षांश रेखा केवल स्थान को बताती है, समय को नहीं। ठीक, ये मैटर भी आप लोगों को बात समझ में आई। अब सवाल ये है कि ठीक है सर, ये तो बात क्लियर हो गई, एक बात और समझ लो, सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन, सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कहां से होंगी? देख रहे हो, समझ रहे हो? कुछ ऐसे हैं जो ये वाली लाइन है, जैसे ये वाली है, ये वाली है, ये क्या हैं? ये हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, आप समझ गए? अब अक्षांश रेखाओं के बारे में यहां पर समझिएगा आप। ठीक, काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, समझ गए? ये भूमध्य रेखा इसके समानांतर खींची जाती हैं। ठीक, इसका क्रम 90 उत्तर से 90 दक्षिण तक होता है। इट रेंज फ्रॉम 19 नॉर्थ टू 19 साउथ। ये क्लियर हो गया होगा। देखो कहां पर पूछा गया, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। देशांतर, टाइम और प्लेस दोनों। हाँ रीना जी, बिल्कुल बिल्कुल। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, बिल्कुल। अरे जो बीच में होगी वो सबसे बड़ी क्या होगी? अक्षांश रेखा होगी। पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ध्यान देना, पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.14 किलोमीटर। ये अमेंड कर लेना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.14 किलोमीटर होती है। देखिएगा, अगर ऐसे है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी बताई मैंने? इतनी बताई। और जो ये क्षेत्रफल बनेगा, ये क्षेत्रफल बनेगा, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको कहूंगा जोन। जोन का मतलब कटिबंध। कभी सुना होगा ना आपने उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? 111.14 किलोमीटर होती है। और जो दो लैटिट्यूड लाइन के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? जोन। द एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन इज नोन एज जोन। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल को हम कटिबंध कहते हैं। भैया दोनों लैंग्वेज में मेरे बच्चे, मैं तो वही स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलता हूं, वही हिंदी में बोलता हूं। ठीक, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो बहुत समस्या आ जाएगी। मैं तो हर चीज दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं मेरे बच्चे, पढ़िएगा। पहले मैं हिंदी में भी बोलूंगा, उसी स्टेटमेंट को इंग्लिश में भी बोलूंगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा गुनिका, ये बात समझ में आ रही है? पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.14 किलोमीटर। द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इज 1 डिग्री। लैटिट्यूड प्रेजेंट इतना। ठीक, गुड। अब आगे लिखिएगा,
भूमध्य रेखा के बारे में देखो ये बात बताइए, भूमध्य रेखा क्या होती है? इक्वेटर वह काल्पनिक वृत्तीय रेखा जो पृथ्वी से गुजरती है तथा इसे दो समान क्षैतिज भागों में विभाजित करती है। द इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब विच डिवाइड इनटू टू हॉरिजॉन्टल इक्वल पार्ट्स इज नोन एज द इक्वेटर। अभी तो बताया था इक्वेटर क्या होता है। आगे क्या लिखा? पृथ्वी का गुरुत्व भूमध्य रेखा केरल के थुम्बा से गुजरती है। पृथ्वी का गुरुत्व भूमध्य रेखा, द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासिस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का गुरुत्व भूमध्य रेखा केरल के थुम्बा से गुजरती है। द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासिस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। इसे मैं बाद में बताऊंगा, इसे लिख लेना। कटिबंध को रिपीट कर दीजिए, निशु। कटिबंध का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, तो मैंने अगर ऐसे कहा तो ये कटिबंध कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? कटिबंध या जोन कहेंगे। ठीक है, जैसे टॉरिड जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। एरिया को कैसे मेजर किया गया है बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको ये चीजें। अभी आने वाले टाइम पर इसी आज की क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, ये पीडीएफ आपके पास है, इसको आप पढ़ना। अब सवाल है कि सर वो तो आपने बता दिया, लेकिन कुछ सर इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन और बता दो, सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन। अब समझिएगा, यहां पर सभी समझिएगा, हर कैंडिडेट को समझना होगा। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच जो ये लाइन बताई थी, इसको तो आपने इक्वेटर नाम दिया था, जो पृथ्वी को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसी का नेक्स्ट नाम क्या बताया था? इक्विनॉक्स। क्या बताया था? इक्विनॉक्स। इसी का नेक्स्ट नाम क्या बताया था? मतलब इक्विनॉक्स का मतलब जानते हो? विषुव। हर वर्ड बताऊंगा। इसको क्या कहते हैं? विषुवत। इसी का नेक्स्ट नाम है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। मतलब अक्षांश रेखा। देखो, लेटी जो लेटी हुई लाइन है, ठीक। थैंक यू आप सभी का धन्यवाद। रोचक जी, शिवम जी अभी बताऊंगा इसको, है ना। स्नेहा। अब पृथ्वी को ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसी का नाम इक्वेटर, इक्विनॉक्स और 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। अगर ये सब बात क्लियर हुई हो आपको, तो आपको एक बात मालूम और होना चाहिए। क्या बात मालूम होना चाहिए? कि सर जो पृथ्वी है ना, अगर ये पृथ्वी है तो सर ये इसके अक्ष होंगे ऐसे, लेकिन सर हमने देखा पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे। तो सर ये पृथ्वी है ना, ऐसे 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री टिल्ड है। कैसे है ये? टिल्ड का मतलब झुकी होना, सन की तरफ को झुकी हुई है ये। किसकी तरफ को? अगर आपसे कोई सवाल पूछे, अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ड है, किस डायरेक्शन में है? सन की साइड में है, सूर्य की दिशा में है। क्लियर हो गया ये? ठीक। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है अपनी एक्सिस से। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस से टिल्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? 90 डिग्री में से -23 कर दो तो क्या आएगा? 66.5 डिग्री ये आएगा। बात क्लियर हो गई? तो एक तो इंपोर्टेंट होगी 90 डिग्री वाली लाइन, एक इंपोर्टेंट होगी 23.5 डिग्री, एक इंपोर्टेंट क्या होगी? 66.5 डिग्री। ठीक है, इसी कारण ये तीनों लाइन ही इंपोर्टेंट है। तभी तो मैंने लिखा था सम इंपोर्टेंट लाइंस ऑन ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन ऑन ग्लोब। तो एक तो 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री वाली किन नामों से जानी जाएगी? इसके दो नाम होंगे बेटा, एक का नाम होगा नॉर्थ पोल, एक का नाम होगा साउथ पोल। 23.5 डिग्री के भी दो नाम होंगे। आप कहोगे सर क्या क्या नाम होंगे? एक को बोलेंगे लाइन ऑफ कैंसर, एक को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर इसके भी दो नाम होंगे। मैंने कहा बिल्कुल, एक का नाम क्या होगा? अंटार्कटिक,
एक का नाम होगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिक, और एक का नाम क्या होगा, अंटार्कटिका। आर्कटिक, एक का नाम क्या होगा, आर्कटिक होगा, सॉरी, आर्कटिक और अंटार्कटिका। ठीक, इससे भी दो नाम बनेंगे, इससे भी दो नाम बनेंगे, और इससे भी दो नाम बनेंगे। ठीक, जो भी ये लाइन पृथ्वी पर होंगी वो ही इंपॉर्टेंट होंगी। शायद अब आपको ये बात क्लियर है, बताइए प्लीज। अब मैं बताऊं कहां कहां पर होते हैं ये, चलिए, क्योंकि देखो हर चीज कंसेप्ट के साथ पढ़ो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो ये तो 0 डिग्री है ही, इसके ऊपर देखो जो ऊपर वाली गोलार्ध है ये तो नॉर्थ है और ये साउथ है नीचे। तो मैं अगर 23.5 डिग्री ये होगा, 23.5 डिग्री ये वाली लाइन है, तो क्या लिखूंगा इसके साथ, नॉर्थ में है, ये कहां पर है, नॉर्थ में है। तो इसका नाम क्या रखूंगा मैं, इसका नाम रखूंगा लाइन ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। क्या लिखूंगा, कर्क रेखा। ठीक, इसके ऊपर क्या होगा, ये वाला होगा, इसका नाम क्या होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी नॉर्थ लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, आर्कटिक सर्किल। मतलब आर्कटिक वृत्त, क्या होगा, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और जो यहां होगा ये, इसका नाम क्या होगा, 90 डिग्री नॉर्थ, इसका नाम क्या रखेंगे हम, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, ये बात समझ में आई आपको। ये सब नाम लिखेंगे, बस आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। जब आप पढ़ रहे हैं ना, धैर्य रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब नीचे साउथ है, ऐसे ही अगर मैं अब नीचे की बात बताऊं, ये तो ये 23.5 डिग्री है, किधर, साउथ में। तो इसका नाम क्या रखूंगा मैं, जल्दी बताएं मुझे। ये सब कुछ नीचे से, इसे रफ कर रहा हूं मैं नीचे, है ना। अब देखिएगा, इसको क्या नाम दूंगा, 23.5 डिग्री साउथ। किस नाम से याद रखा जाएगा ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा। एंड यहीं पर ऐसे भी तो होगा एक, ये इसका नाम क्या होगा, 66.5 डिग्री साउथ, इसका नाम क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर हो गया ये। ऐसे यहां पर होगा दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। पूरा पृथ्वी को आपने यहां पर बना लिया। अब सवाल था कि सर केवल ये ही क्यों, अभी बताया था ना, यही इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, शायद मैटर समझ में आया। बहुत बार हमें ये नहीं मालूम होता कि सर कर्क रेखा ही क्यों ली हमने, 30 डिग्री वाली क्यों नहीं ली सर हमने, 40 डिग्री वाली क्यों नहीं ली सर, 50 डिग्री भी तो होती होगी सर। मैंने कहा होती सब हैं, लेकिन वो इनका मेन रीजन क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 23.5 डिग्री इज इक्वल टू 66.5 डिग्री, पृथ्वी को ऐसे ही मापने के लिए ये डिजाइन किया गया है।
शायद ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बताएं जल्दी, यस और नो प्लीज बताएं। चलिए अच्छी बात है, बस समझते रहो। थ्योरी तो आपके पास मैं स्टेप बाय स्टेप पहुंचा ही रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्लास में आपको तैयार होता रहेगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो देखो गड़बड़ हो जाएगी। जो आप में से नए स्टूडेंट बैठे हैं, मैं तो बिल्कुल ऐसे लेके चल रहा हूं कि जैसे कभी किसी ने ज्योग्राफी ना पढ़ी हो उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, चाहे किसी ने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो मेरे भैया। अब इस पूरी परिस्थिति में यहां पर देखिएगा, अब पृथ्वी को कुछ और भी तरीके से यहां पर डिवाइड किया गया। समझ लो क्या कि सर जो ये वाला क्षेत्र, ध्यान देना, ये वाला जो मैं ये कह रहा हूं, ये वाला क्षेत्र पूरे ग्लोब पर जो ये बीच वाला पॉइंट है, जो ये वाला क्षेत्र, हाँ जी नाजिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप। अब देखिए ये जो नॉर्थ से साउथ के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इस पूरे पृथ्वी के इस बीच वाले क्षेत्र को आप उष्ण कटिबंध कहते हो। क्या कहते हो? उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, इसी का नाम है टॉरिड जोन। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंध, या इसका नाम टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन है, उष्ण कटिबंध है, नॉर्थ से साउथ। अब सवाल है कि सर नॉर्थ से साउथ के बीच के क्षेत्रफल को आप टॉरिड जोन कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कहते हैं। ऐसा क्यों सर, क्या है यहां पर? तो समझ लो आज इसे उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं। क्योंकि पूरे 365 दिन में, पूरे 365 दिन में, मेरी बात वापस समझना, जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन हो जाते हैं, 366 डे। जब फरवरी, जो फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 डेज की, उसको लीप ईयर कहते हैं, हर 4 साल के बाद आता है। और जनरली 365 डेज का एक ईयर होता है। सूर्य जो है, सन जो है, इस बीच के एरिया में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में एक वर्ष में कभी ना कभी सर के ऊपर जरूर आएगा, मतलब सिर के ऊपर। ऐसे देखना पड़ेगा सूर्य ऊपर, ऐसे बिल्कुल ऊपर। कहने का मतलब इस बीच में सूर्य परपेंडिकुलर जरूर होता है वर्ष भर में, कभी ना कभी, पूरे ईयर में कभी ना कभी सूर्य एक बार परपेंडिकुलर जरूर होता है। और जब सूर्य सर के ऊपर निकलता है, बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर, हाँ आधे लोग कह रहे हैं सर इसको खोपड़ी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, खोपड़िया के ऊपर जब सूर्य निकलता है एक बार, तो क्या होती है? खोपड़िया गर्म हो जाती है। और जब वो गर्म हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? उस दिन गर्मी बहुत होती है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको, इसमें उष्मा ज्यादा आती है, हीट ज्यादा आती है। हीट के कारण ही इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं, या टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये टॉरिड जोन है और इसी क्षेत्र में मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होती है। मैक्सिमम लिख लेना, बायोडायवर्सिटी। अधिकतम जैव विविधता। हाँ जी, गुनिका कह रही है सर बहुत गुस्सा आता है जब खोपड़ियां गर्म हो जाती है। अरे भैया ठंडा रखना है, तभी तो ठंडा रखना है। मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी, अधिकतम जैव विविधता। मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कौन से एरिया में होती है? तो आप कहेंगे टॉरिड जोन में होती है। पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता, जीवों की विविधता। और ये स्टार्टिंग हमारी विविधता से स्टार्ट हुई थी, बायोडायवर्सिटी। याद रखना, स्टैटिक जीके याद करो, स्टैटिक जीके, वहां पर हमने ये मैटर सोल्व किया है।
क्योंकि दोनों हम पैरेलल क्यों लेके चल रहे हैं सब्जेक्ट, जिससे कि ये बातें आपको समझ में आती रहे, मुझे रिपीट ना करनी पड़े। अब बायोडायवर्सिटी को हर व्यक्ति जानता है कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है। तो सर्वाधिक जैव विविधता अर्थ पर कहां पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ तक। इसी को क्या बोलते हो आप, टोरिड जोन बोलते हो, उष्ण कटिबंध कहते हैं। याद रखना दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी, पॉपुलेशन चाहे जीव की, फ्लोरा फोना, यहां पॉपुलेशन का मतलब है फ्लोरा और फोना। पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे जीव जंतु की सर्वाधिक आबादी, सबसे ज्यादा स्पेसीज का मतलब प्रजाति, जाति, सब कुछ सबसे ज्यादा कहां है, इसी बायोडायवर्सिटी वाले एरिया में है, टॉरिड जोन में है। सन एनर्जी जहां सबसे ज्यादा होगी वहां सबसे ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे, वहीं पर सबसे ज्यादा क्या होंगे, पेड़ पौधे भी उगेंगे। जहां पेड़ पौधे उगेंगे वहां सबसे ज्यादा बरसात होगी, जहां सबसे ज्यादा बरसात होगी वहां जीव जंतु सर्वाधिक होंगे। क्लियर बात हो गई। इसका मतलब यह पृथ्वी का सबसे अहम हिस्सा है। कोई डाउट? मैं समझता हूं यह बात क्लियर हो गई होगी आपको। अनन्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, ठीक है, लेकिन उसको केवल इंडिया के रेफरेंस में कहेंगे ना, उसको हम इंडिया के रेफरेंस में कहेंगे अनन्या। अभी वो आएगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको ये सारा मैटर, ठीक। शायद ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, इतनी बात यहां पर अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं अब इसको रफ करता हूं, इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिएगा सर, इस एरिया को क्या कहेंगे, इस एरिया को क्या कहेंगे, इस एरिया का नाम क्या होगा, इस एरिया का नाम होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। इसको हम नाम देंगे क्या, नदर्न सब ट्रॉपिक जोन। शिवम पूछ रहे हैं कि सर अगर पृथ्वी पर वेदर चेंज ना हो तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। शिवम, इस सवाल को थोड़ा अब उल्टा होके देखते हैं। कैसे उल्टा होके देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि सर ये वेदर चेंज होता क्यों है, क्योंकि अर्थ टिल्ड है ऑन आर एक्सिस, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुक के घूम रही है, जिसके कारण वेदर चेंज हो रहा है। वेदर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर टिल्ड है 23.5 डिग्री। इसी वजह से डे और नाइट बराबर नहीं होते, केवल 2 बार डे नाइट बराबर होते हैं, नहीं तो कभी दिन बड़े कभी रात बड़ी होती है। याद रखना, जब जब दिन बड़े होते हैं तब तब गर्मी होती है। दिन बड़े होने का मतलब क्या हुआ, 12 घंटे से ज्यादा एक दिन हो जाए, डे सनलाइट कहने का मतलब 12 घंटे से ज्यादा पड़े तो हम क्या कहते हैं, उसको समर कहते हैं। जब दिन 12 घंटे से छोटे हो जाएं, 12 घंटे से छोटे का मतलब क्या हुआ, तब फिर नाइट पीरियड बढ़ जाएगा, रात्रि का समय बढ़ जाएगा। जब रात्रि बड़ी होने लगती है तो वो ही विंटर का सीजन कहलाता है। विंटर और समर का मतलब समझ गए। अगर ये बात क्लियर हो गई हो, इसका मतलब क्या हुआ, वेदर चेंज नहीं होंगे कब, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर टिल्ड नहीं होगी। और जब पृथ्वी टिल्ड नहीं होगी तो होगा क्या, पृथ्वी बस ऐसे घूमती रहेगी, ऐसी घूमती रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर जहां एक जैसे मौसम है वहां एक जैसे मौसम रहेंगे, और जहां गर्मी है वहां हमेशा गर्मी रहेगी, और जहां सर्दी है वहां हमेशा सर्दी रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो आज आप सीजन का आनंद ले रहे हो, आनंद क्या ले रहे हो, आज टी शर्ट में बैठे हो, कुछ दिनों के बाद टी शर्ट पर जैकेट पहनने लगोगे, फिर क्या है, थोड़ा और बड़े कपड़े, और उसके बाद तो रजाई में ऐसे बैठ जाओगे कि बाहर नहीं निकलना है। कितना आनंद लेते हो, कितने वस्त्र धारण करते हो, समय के अनुसार बदलते हो, कितना एंजॉय करते हो आप, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो ये सारी घटनाएं घटेंगी। मेरी बात क्लियर है, बताओ। चलिए अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गई हो, ठीक। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, इसको नाम क्या दिया गया, नदर्न सब ट्रॉपिक जोन, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी
शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। हां, हर चीज पर इसका इफेक्ट पड़ेगा शिवी, ठीक है, सभी पे पड़ेगा, आप समझ लीजिएगा। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, नदर्न सब ट्रॉपिक जोन, ये बात क्लियर है। अब बचा केवल ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको आपने क्या नाम दिया था, 66.5 डिग्री। इसको किस तरीके से जानेंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, इसका नाम क्या, नॉर्थ फ्रीज्ड जोन, नॉर्थ फ्रीज्ड जोन, उत्तरी शीत कटिबंध। हां, डे नाइट तो चेंज होगा, बट जहां पर गर्मी है वहां पर हमेशा गर्मी रहेगी, जहां पर सर्दी है पृथ्वी पर एक जैसा ही मौसम रहेगा, वेदर चेंज नहीं होगा, बस डे नाइट रहेगा, कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात, सब जगह वेदर एक जैसा। और जहां गर्मी है वहां हमेशा गर्मी रहेगी, और जहां सर्दी है वहां हमेशा सर्दी रहेगी, मौसम सब जगह एक जैसे होंगे, वेदर चेंज नहीं होंगे। नदर्न फ्रीज्ड जोन, उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध। भैया जो भी डाउट हो यहीं पर पूछ लेना मेरे से, अभी जो भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो प्लीज पूछते चलना, बाद में फिर आप कहोगे कि सर हमें पता नहीं चला, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर देखो टाइम नहीं मिलता ना मुझे भी, फिर बाद में आप मैसेज भी करोगे तो मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं, मैसेज नहीं देख पाता हूं। जितने भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, तुरंत आप कमेंट कर दो, मैं उसे वहीं हैंडल करूंगा। अगर अभी नहीं करूंगा तो शायद मुझे लगेगा कि हाँ आगे ये क्लास में आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि आगे आएगा टॉपिक, ठीक है। कुछ भी, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो बड़ी बड़ी चीजें देखनी है आपको, ये तो फंडामेंटल है, अभी बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है अभी तो ज्योग्राफी के साथ। अब ये देखिएगा, मैपिंग पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, मैप पर, थ्योरी तो आपको मिलती रहेगी, मैपिंग वाला पोर्शन। अब देखिएगा इसको क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक, इसको क्या कहेंगे आप बताएं जल्दी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सदर्न सब ट्रॉपिक जोन, मतलब दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, सदर्न सब ट्रॉपिक जोन, ठीक है। बस लास्ट वाला देख लो, इसका क्या नाम होगा, 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक, इसका नाम क्या होगा, सदर्न फ्रीज्ड जोन, दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। यही वो क्षेत्र हैं, यही वो क्षेत्र हैं जहां 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती हैं, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात इन क्षेत्रों पर होता है, ठीक है भैया। चलिए ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो आगे चलें, क्लियर है। ये बात आपको सभी को क्लियर हुई होगी। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ। अब पीडीएफ पे चलते हैं थोड़ा। पीडीएफ में अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या क्या बताया गया था, अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा वगैरह, ये सारा टोटल मैटर समझाया गया यहां पर। अक्षांश रेखाएं ये क्लियर हुई, ये मैटर क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर कुछ बताया गया है, अब कुछ बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो जब मैं इसको समझाऊंगा ना, अब देखो लास्ट में एक वर्ड लिखा है, कितनी बार सवाल पूछा गया है, देखो ये वाला पॉइंट। आईएएस 2006 में, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में, जहां एम का मतलब है, इसका मतलब मेंस, मुख्य परीक्षा। हाँ जी, उत्तर प्रदेश प्री में 2008, उत्तर प्रदेश प्री में 2001 में, मध्य प्रदेश प्री में 2012 में ये सवाल पूछा गया, ये वाला किरीबाती। अब जब मैं इसको बताऊंगा तो ये मैपिंग के थ्रू होगा, तो मैं पहले तो आज आपसे ये कह रहा हूं, आप मैप ले लेना, मैप ले लेना। ये जो मैंने बताया ना एटलस, ये एटलस, ये वाला एटलस,
तो ज्योग्राफी पढ़ने में तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि भाई ये पेज पे आप मैप खोल लीजिएगा तो आपको अच्छा वहां लोकेशन फाइंड आउट होती रहेंगी। ठीक, चलिए, तो देखो इसमें भूमध्य रेखा के बारे में बताया गया है। भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से गुजरती है। द इक्वेटर पासिस थ्रू द 13 कंट्री। अब आप कहोगे सर कौन कौन से हैं ये कंट्री, बता दो एक बार थोड़ा सा। सर वो कौन कौन से कंट्री हैं जिनमें 6 मंथ के डे और नाइट होती है? शिवी, अंटार्कटिका में तो कोई देश ही नहीं है मेरे बच्चे, अंटार्कटिका में भी कोई देश नहीं है और आर्कटिक में भी कोई देश नहीं है। रूस का कुछ पोर्शन है, साइबेरिया वाला पार्ट, साइबेरिया वाला पार्ट है, और थोड़ा सा ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, थोड़ा सा ग्रीनलैंड वहां पर है, सही है, थोड़ा सा पार्ट ग्रीनलैंड बस, और साइबेरिया वाला पार्ट रसिया का कुछ पोर्शन है। मेरठ में कहां से ले लें सर एटलस? जो कंट्री नदर्न फ्रीज जोन एंड सदर्न फ्रीज जोन में होती हैं उनमें 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट होती है नेहा जी, परंतु वहां पर कोई देश नहीं है मेरे बच्चों। क्लियर हो गया भैया? चलो अच्छी बात है। ठीक, अब आप कहोगे कि सर अब मैप में थोड़ा सा समझा दो, अब मैप में थोड़ा सा समझा दो, तो मैप में देखो, मैप में देखो, अब मैप में देखो, अगर मैप होता तो आपको अच्छा लगता। अब ये मुझे आपको पीडीएफ दिखाना होगा। अब ये है मैप, ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा, है ना? आपको ये विजिबल है? मुझे बताएं आप सबसे पहले। सर अलास्का, शिवम ये जो अलास्का है ना, ये यूएसए ने रसिया से खरीदा था। दुनिया का सबसे बेवकूफी वाला सौदा था ये सौदा। अगर आपसे कभी कभी सवाल पूछ ले दुनिया में सबसे बेवकूफी वाला सौदा कौन सा था, या दुनिया में सबसे बड़ा जमीनी सौदा, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले दुनिया में सबसे बड़ा जमीन का सौदा कौन सा था, तो आप ये कहेंगे अलास्का अमेरिका ने रूस से खरीदा था, सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीदा था। आज तक दुनिया में भाई 1 बीघा 2 बीघा तो जमीन खरीदी जाता है। अगर मैं ये कह दूं जितना बड़ा भारत, ये पूरी जमीन खरीद ली, किसने? अमेरिका ने रूस से, अमेरिका ने रूस से। उसी को अलास्का कहते हैं। अब कहोगे देखो सर अलास्का कहां है? ये रहा अलास्का, मैप पे दिख गया ना, ये रहा अलास्का, ये वाला अलास्का, ये वाला अलास्का है। अगर मैप होता तो आपको क्लियर होता। हाँ भैया मैं तभी तो कह रहा हूं, एक्चुअल अब देखो इतना बड़ा ग्लोब पे ये इस पे सेट नहीं होगा, तभी तो मैं कह रहा था अगर मैप होता ना तो आपको सारा खेल क्लियर होता। आने वाले टाइम पर आप मैप जरूर लीजिएगा। जब आप मैप ले लोगे ना तो मैं यहां लोकेशन बताता रहूंगा और आप अपने मैप पे देखते रहना। जब मैप को हम बार बार निहारते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है, और जब वो दिमाग में बैठ जाता है फिर परीक्षा के टाइम पर आपको लोकेशन याद आ जाती है, अरे हाँ वहां पर था। सही है? तो ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। चलो कोई बात नहीं। अब बात थी ये 0 डिग्री वाली। सर कुछ सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है यूएस ने अलास्का में। हाँ भैया चला रखा है बहुत, यूएस तो बड़ा खतरनाक देश है, कहीं ना कहीं कुछ चलाते ही रहता है। अब जमीन उसकी वो कुछ भी करे, जमीन उसकी वो कुछ भी करे, अब तो खरीद ली उसने। इस 0 डिग्री ये वाली जो लाइन है देख रहे हो? अब देखो मैं जो लेके चलूंगा इधर से मैं इधर को लेके चलूंगा, आप समझते हुए चलना, है ना? अब मैं इधर से इधर को चलूंगा तो आप देखते हुए चलना। अब मैं आपको मैप के थ्रू यहां पर दिखाता हूं, ये मैप है ग्लोब। जब आप देखोगे अब देखो ऐसा पूरा पृथ्वी का मैप आपके सामने रहेगा ये वाला। जब आप इसे पूरी पृथ्वी के मैप को देखोगे ना तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा, एग्जैक्ट, और बड़ा अच्छी तरीके से इस मैप, सारे मैप हैं इसमें, आपको हमेशा काम देगा जब तक आप कंपटीशन में, बड़े भी कंपटीशन लड़ना है आपको, कोई छोटी बात थोड़ी है कि अभी तो आपको एक परीक्षा पास करनी है, फिर भविष्य में आप बहुत आगे बढ़ोगे तो ये एक बेस बन जाएगा आपका। हाँ बस ये ट्राई करो, थोड़ा कोशिश कर लो, नेक्स्ट क्लास तक आप ले लेना, है ना? और थोड़ा आराम से जाना मार्केट में, तो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। तो अब मैं जो आपको समझा रहा हूं यहां पर, बस मैं समझाते चला जाता हूं, आप समझ लेना।
इधर को चलोगे, देखो पहले ऐसे ऐसे चलूंगा मैं। सवाल कभी कभी पूछ लेता है, बताइए सीडीएस एनडीए में पूछता है या और सभी परीक्षा में बन सकता है सवाल, भूमध्य रेखा कितने देशों से पास होती है और कितनों को टच करती है, तो यहां से देख लेना। ऐसे चलोगे ऐसे चलोगे ऐसे चलोगे तो सबसे पहले ये वाला आएगा, ठीक। अब आप कहोगे कि सर नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, साउथ अमेरिका कौन सा है, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका इसमें भी होगा। देखो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको तो आप क्या बोलते हो, साउथ अमेरिका, क्योंकि कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट, 8वां अभी जन्मा है। 8वां जो जन्मा है वो कौन सा है, 8वां ये वाला है, 8वां ये वाला है, 8वां ये वाला है। इसका नाम रखा है जीलैंडिया। जीलैंडिया, जीलैंडिया ये 8वां है, 8th कॉन्टिनेंट। अगर आपसे कोई सवाल पूछे पृथ्वी पर 8वां कॉन्टिनेंट कहां है, तो आप क्या देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, एक्चुअल ऑस्ट्रेलिया को ओसनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओसनिया, ठीक है। ओसनिया में एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। अब क्या हुआ, अब जीलैंड की बात चली, जीलैंड अभी 8वां कॉन्टिनेंट, अगर जीलैंड बन गया तो न्यूजीलैंड जो है ना, किरीबाती, न्यूजीलैंड, सोलेमन, वेनेशु, तवालू, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे जीलैंडिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है ना। जो ये वाला पोर्शन है, ध्यान देना, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको आप बोलते हो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसको क्या बोलते हो, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और जो देखो ये पोर्शन है, ये वाला मैं कह रहा था ना, ग्रीनलैंड का कुछ पार्ट, एक तो ये ग्रीनलैंड आ गया यहां पर, और रूस का ये कुछ पार्ट पोर्शन हो गया, ऊपर ऊपर वाला ये आर्कटिक में आ गया, आर्कटिक में आ गया ना, तो यहां पर होता है 6 महीने का दिन 6 महीने की रात कुछ स्थानों पर। जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, ये डेनमार्क का, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। अब आप कहोगे कि सर ये यूरोप कहां कहां तक है, यूरोप, अफ्रीका कहां तक है, अफ्रीका ये है भैया, अफ्रीका, अफ्रीका ये वाला अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया। अब आप कहोगे सर यूरोप कहां पर है, एशिया कहां पर है, एशिया भैया ये वाला हिस्सा है, एशिया, ये एशिया वाला हिस्सा हो गया, एशिया वाला, ये इसमें यूरोप का हिस्सा हो गया, ये सारा यूरोप का हिस्सा, ये सारा यूरोप का हिस्सा है, ये चीज है। अब देखिएगा जो ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा है, ये एशिया है, ये एशिया है, ये एशिया है, ये एशिया हो गया। तो कॉन्टिनेंट आपको समझ में आए, एक कॉन्टिनेंट, 2 कॉन्टिनेंट, 3, 4, 5, 6, सही है, और एक लास्ट वाला ये नीचे अंटार्कटिका, ये 7वां कॉन्टिनेंट, सही है। तो कल आप ये मैप रखें अपने पास, तो मैप के साथ मैं लोकेशन वाइज आपको बताते चलूंगा, ठीक। और रटवाने के लिए तो मैं ट्रिक बताऊंगा ही आपको, सब रट जाएंगे आप। तो कल की क्लास में आप अपने पास एटलस रखें, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा अच्छा लगेगी क्लास। नोट्स मैंने आपको बताई दिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और बड़े धीरे धीरे चलेंगे, भागते दौड़ते नहीं, पूरा पृथ्वी, पूरा सिस्टम आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। तो मुझे बताएं कि आज की क्लास से थोड़ा बहुत तो लाभ मिला होगा, 1-2% तो। कुछ विद्वानों को केवल रिवाइज हुआ होगा और कुछ ने थोड़ा सीखा होगा। हर दिन नया नया सीखते चले जाएंगे। पीडीएफ आपके पास आई गई होंगी, आपने इनको डाउनलोड कर ही लिया होगा, और इसको बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल स्मूथली, भाग दौड़ नहीं करेंगे। पहले वर्ल्ड का एक बार आइडिया आपको मिल जाएगा, उसके बाद हम इंडिया पर जाएंगे, फिर इंडिया को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। चलो धन्यवाद, मुझे विश्वास है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे, और जो मेथड मैंने आपको बताया था रेंचो मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और नोट्स जब आपके अच्छे बन जाएंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।